अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ दादा होम्योपैथ्स डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक, इशाल होम्योपैथिक क्लिनिक उकाड़ा से। अल्हम्दुलिल्लाह, जब से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मौका दिया, इंसानियत की खिदमत में दिन ब दिन सरगर्दा हूँ। तो इशाल होम्योपैथिक क्लिनिक के हवाले से जो वीडियो पहले और जो बीमारियों से आगाह किया लोगों को, तो आज एक नया पैनल जो है, एक नया सिस्टम जो है वो हम मुतारफ़ करवाने जा रहे हैं कि जैसे आप ये देख रहे हैं, ये पीछे बाकायदा तौर पर इंसानी बॉडी के पार्ट्स जो हैं ये लगाए गए हैं। तो इनमें से किसी एक को हम रोज़ाना हाईलाइट करेंगे कि वो जिस्म का हिस्सा अल्लाह ताला ने बनाकर कहाँ फिट किया है और उसका काम क्या है हमारे जिस्म में, और वो ख़राब क्यों होता है जिसको हम बीमारी का नाम देते हैं, और फिर उसका हमारे होम्योपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट के अंदर कैसे इलाज मुमकिन है और कितनी शफा याबी मिल सकती है। इंशाल्लाह इस पर हम लेक्चर देंगे। आज का हमारा टॉपिक है शुगर, जिसको आमतौर पर अवामुन्नास में शुगर के नाम से याद किया जाता है। मेडिकल के अंदर डायबिटीज़ और फिर उसके आगे टाइप्स बताई जाती हैं। तो इसमें अच्छी तरह से आप जान लें कि ये एक डाइजेस्टिव सिस्टम है पूरा, जहाँ से ग़ज़ा हज़म होने का इसको एक सिस्टम कहते हैं। यहाँ से लुकमा गया, अब जनाब ओसोफेगस में आ गया, ये ग़ज़ा की नाली है, अब मैदे में आ गया। मैदे का काम है जैसे हम कोई जिनस लेकर चक्की के ऊपर जाते हैं, वो उसको पीसती है, ग्राइंड करती है। मैदे का काम सिर्फ ग़ज़ा को ग्राइंड करना है। हम ग़ज़ा जो भी खाएं वो जिस शक्ल में खाएं, वो आगे उसकी आगे जितने भी इंग्रेडिएंट्स बनते हैं जो हमारे जिस्म में हमारे जिस्म को ताकत पहुंचाते हैं, उनमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उसमें फैट्स हैं, उसमें प्रोटीन्स हैं, उसमें लिक्विड्स हैं, लिक्विड के अंदर काफ़ी चीज़ें हैं। बहरहाल मैदे के अंदर वो जब वो ग्राइंड करके उसको पीस देता है, पीसने के बाद ये ड्यूडिनम है। अब ड्यूडिनम के अंदर ये दो चीज़ें वहाँ से आकर शामिल होती हैं। ये जिगर के अंदर गाल ब्लैडर है, पित्ता है, और इधर ये पेंक्रियाज है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था, ये जो पेंक्रियाज है ये पूरे जिस्म इंसानी के अंदर एक ऐसा गद्दा है जो डबल फंक्शन है। बैक वक्त ये एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। एक्सोक्राइन हर उस जिस्म के इंसानी के अंदर गद्दे को कहते हैं जो अपनी एक सेक्रीशन, अपनी एक रतूबत बनाता है और रतूबत बनाकर वो जिस्म इंसानी के अंदर भेज देता है मुतलका उज़्व तक। और एंडोक्राइन वो होता है जो अपना हार्मोन तैयार करता है डायरेक्ट खून के अंदर शामिल करने। तो लिहाजा जब ये गाल ब्लैडर अपना बाइल इधर फेंक देता है, तो जो जिस्म का इंसानी का ये मैदा है, ये ग़ज़ा के अज्जा को इस काबिल नहीं कर सका कि वो छोटी आंत के अंदर एब्जॉर्ब हो सकें, जज़ब होकर खून के अंदर शामिल हो सकें। तो वो काम ये बाइल करता है और पैंक्रियाटिक जूस करता है। अब पैंक्रियाटिक जूस ने भी अपना काम कर लिया, बाइल ने अपना काम कर लिया। अब वो छोटी आंत के हिस्से जेजुनम और इलियम के अंदर पहुंच गए। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ बाकायदा तौर पर सुपीरियर एंड इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन्स हैं जो हम ग़ज़ा खाते हैं, अंतड़ियाँ उनको जज़ब करती हैं। अंतड़ियों के अंदर बाकायदा माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं जो विल्लाई के ऊपर लगे होते हैं, और उनके ज़रिए वो जज़ब होती है ग़ज़ा के अज़ा, और ग़ज़ा के अज़ा जज़ब होने के बाद कहाँ जाते हैं, पोर्टल वेन। इंफीरियर एंड सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन जो है ये पोर्टल वेन के जरिए जिगर को अपना ग़ज़ाई अज्जा वाला खून जो है वो दे देती है। जिगर के अंदर एक फंक्शन उसको कहते हैं स्टोरेज फंक्शन। वो जितने हम ग्लूकोज जितना खाते हैं उसको जिगर ग्लाइकोजन की शक्ल में तब्दील करके अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। जब ये अपने अंदर स्टोर करता है तो अब हम जब जब काम करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, हम वर्क करते हैं, तो उसमें हमारे हर जिस्म इंसानी के खलिए को, सेल को, जो कि जैसे एक मकान जो है उसकी बुनियादी जो चीज़ है वो ईंट है, कई ईंटों से एक मकान तमीर होता है, इसी तरह कई ट्रिलियन सेल्स, खलिया या सेल एक बेसिक यूनिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी है, और इससे पूरे जिस्म को तामीर किया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। तो हर खलिए तक जो है ग़ज़ाई अज्जा को पहुँचाने के लिए उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उसमें मिनरल्स हैं, उसमें वाटर है, उसमें ख़ास तौर पर चूँकि हमारा आज का लेक्चर जो है वो शुगर पर है, तो उसमें जितना ग्लूकोज है उसको पहुँचाने के लिए यहाँ स्टोर हो गया। अब यहाँ जब स्टोर होगा तो जितनी ज़रूरत है वो कहाँ जाएगा, वो ये हिपैटिक वेन, ये इसके ज़रिए, ये है इन्फीरियर वेना केवा, ये इन्फीरियर वेना केवा है। इन्फीरियर वेना केवा आप इधर देखें, ये इन्फीरियर वेना केवा है। इन्फीरियर वेना केवा जो है यहाँ से आकर ये दिल के अंदर सारा खून डाल देगा। ये है जो डाइजेस्ट किया हुआ हमारा खून है, जिसके अंदर ग़ज़ाई अज़ा है, वो जिस्म के अंदर खून दिल के अंदर आ जाएगी। अब दिल जो है
वो 1 मिनट में 72 से 80 मरतबा धड़क रहा है, अपनी पंपिंग कर रहा है। सारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इसके यहाँ राइट एटीएम के अंदर आ जाएगा और लेफ्ट एटीएम के अंदर जो है वो फेफड़ों से साफ किया हुआ खून ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा। जब ये सुखड़ेंगे तो सारा खून जो है वो जिस्म के वेंट्रिकल्स में चला जाएगा। अब वेंट्रिकल्स के अंदर जो राइट वेंट्रिकल है उसमें सारा ना साफ खून आ जाएगा, वो फिर फेफड़ों साफ होने के लिए चला जाएगा, और जो साफ खून है वो जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। वो फिर एओर्टा के, ये एओर्टा है जो जितने सुर्ख आ रही है आर्टरीज हैं, ये एओर्टा के जरिए जो है वो पूरे सेल्स को पहुंचा दिया जाएगा। और ग्लूकोज जब जो है वो हर सेल तक पहुंचेगा तो उसको वो पावर देगा, उसको वो जो है आगे जो है ताकत देगा, बंदा जो है वो वर्क करने के काबिल होगा। अब हुआ ये पैंक्रियाज में ने हमें जो है वो पैंक्रियाटिक जूस दे दिया। अब इसके अंदर जो इंसुलिन पैदा हुई है वो इसका डबल फंक्शन है, हार्मोन इसने इंसुलिन पैदा करना है। इसके अंदर बाकायदा सिस्टम होता है आइसोलेट्स ऑफ लॉन्गरहेंस जो इंसुलिन पैदा करती है, वो डायरेक्ट खून के अंदर शामिल होती है। अब इंसुलिन खून के अंदर क्या करती है, जो ये ग्लाइकोजन इसने ग्लूकोज की शक्ल में खून के अंदर शामिल करवाया है उसके अंदर ये इंसुलिन जो है वो सेल के अंदर पेनिट्रेट करवाती है। अब हर सेल के अंदर बाकायदा तौर पर 2 फंक्शन होते हैं, क्योंकि जैसे विलाई के ऊपर पोर्स माइक्रोस्कोपिक थे, सेल तो ऑटोमेटिक एक माइक्रोस्कोपिक बॉडी है, तो उसके अंदर जब कोई भी चीज टच करती है, क्योंकि हर सेल जो है, हर सेल के, ये मिसाल है, ये सेल है, सेल के इधर से और इधर से एक आर्टियोल और एक विनियोल गुजर रहा होता है। जो सेल के फंक्शन से हमने कार्बन डाइऑक्साइड पैदा की है वो विनियोल ने लेकर फेफड़ों तक पहुंचानी है ताकि ऑक्सीजन हमें मिल सके, और जो ऑक्सीजन वहां से मिली है वो हर सेल के पास से आर्ट्रियोल, माइक्रोस्कोपिक आर्टरी की जो शक्ल है वो उसके पास उसको ऑक्सीजन देगी। तो ऑक्सीजन के साथ उसको वो ग्लूकोज भी देगी, उसको वो प्रोटीन भी देगी, उसको वो कार्बोहाइड्रेट्स भी देगी, हर चीज देगी। जो बिल्कुल बारीक हो चुके हैं उनका वो सेल के अंदर डायरेक्ट दाखिल होंगी, उसको कहते हैं पिनोसाइटोसिस। ये एक अमल है बाकायदा कुदरत ने रखा हुआ है। और जो थोड़े से अज्जा फिर भी अगर ये अंतड़ियों ने से जज़ब हो गए, जिगर में स्टोर हो गए, आगे आ गए, लेकिन सेल के अंदर फिर भी वो दाखिल होने से कासिर हैं कि वो थोड़े से वेट में ज्यादा है, तो उसमें दूसरा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक सिस्टम रखा है कि सेल जो है वो फेगोसाइटोसिस करता है। बड़ी चीज को सेल वहां से, बड़ी चीज जब उसके आकर साथ टच करती है तो सेल अंदर धंसता है, धंस कर थोड़ा सा और फिर ऊपर से उसकी एक ग्राउंड बना लेता है, और वो चीज़ अंदर जब चले जाती है तो अंदर जो केमिकल होते हैं वो उसको मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। ये फेगोसाइटोसिस का अमल बाकायदा तौर पर जो बैक्टीरिया हैं, जो वायरस हैं, जो जिसम इंसानी के अंदर अबतरी पैदा करने, नुकसान पैदा करने होते हैं, उनके लिए फेगोसाइटोसिस का अमल होता है। लिहाजा अब इंसुलिन जो है वो जिस्म के अंदर मुकम्मल तौर पर हमें मिल चुकी है, हम काम कर रहे हैं। इंसुलिन हम जो है वो अपनी बॉडी पर जो है सरफ और खर्च कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है, हमें जितनी ज़रूरत फिर पड़ेगी फिर हम खुराक खाएंगे। लेकिन अगर ये इंसुलिन जो जिस्म के अंदर मुकम्मल तौर पर पहुंच चुकी है, वो इंसुलिन आगे सेल के अंदर जो है वो ऐसा अमल नहीं हो रहा, या हमने चीनी इतनी खा ली है कि वो इधर जो है जो ग्लूकोज को इधर जमा किया गया है, ये जिगर या तो ज्यादा आगे दे रहा है या फिर हम खा बहुत ज्यादा रहे हैं, तो उस शक्ल में इंसुलिन कम पैदा हो रही है, ग्लूकोज हम ज्यादा खा रहे हैं, फिर वो खून के अंदर शामिल हो जाए। जब खून के अंदर शामिल होगी तो ये गुर्दों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसी कैटेगरी रखी है कि जितने भी यूरिया, यूरेट्स, फॉस्फेट्स और एसिड्स, ऐसी कुछ चीज़ें जो जिस्म को नुकसान पहुंचाने वाली हैं, वो गुर्दों में आकर पेशाब के जरिए खारिज कर दी जाती है। अब हुआ ये कि एक तो खून के अंदर शुगर लेवल बढ़ जाएगा जब हमारी इंसुलिन जो है वो पूरी मिकदार से पैदा नहीं हो रही, आगे वो जो है वो मुकम्मल तौर पर आगे जो है वो अपना काम पूरा नहीं कर रही, तो लिहाजा वो हमारा शुगर लेवल जो है वो दूसरे के अंदर, ब्लड के अंदर, ये पहले हमने ये बताया कि यहाँ से हम खाना खाते हैं, और ये सारी हमने एनाटॉमी बताई है, और इसका क्या काम है, पैंक्रियाज का, गॉल ब्लैडर का, जिगर का, अंतड़ियों का, ये हमने इसकी फिजियोलॉजी बताई है। अब हम इसकी पैथोलॉजी बताने लगे हैं कि आखिर ये इंसुलिन जो है वो जब मिकदार में ज्यादा हो जाती है तो फिर क्या होता है,
फिर जनाब हम लेबॉर्ट्री में जाते हैं, कुछ अलामात पैदा होती हैं, पेशाब ज़्यादा आना शुरू हो जाता है, जिस्म दर्द करना शुरू हो जाता है, और इसी तरह से सर में दर्द हो जाती है, और जिस्म काहलुल वजूद इंसान हो जाता है, यानी कि वो उठने बैठने में तकलीफ महसूस करता है, कोई काम करने का उसका दिल नहीं उसका चाहता। तो फिर ये अलामात के तौर पर जो है वो डॉक्टर के पास जाते हैं लोग, तो कहते हैं आप भाई अपनी शुगर चेक करो। जब लिबार्टी का वाला शुगर चेक करता है, फास्टिंग चेक करो जी, रैंडम चेक करवाओ। अब फास्टिंग रैंडम शुगर जो है वो हाई होती है, तो फिर वो हाई होने के बाद जब वो खून में ज़्यादा मिकदार में होती है तो फिर वो गुर्दों के अंदर पेशाब के जरिए खारिज होती है। और जब हम यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन करवाते हैं तो उसमें वो कह देते हैं जी ये शुगर आ रही 1+, 2+, 3+, 4+, यानी कि 100% आ रही, 75% आ रही, 50% आ रही। तो वो इंसान जो है वो मरीज बन जाता है, मरीज इंतहाई परेशान हो जाता है कि अब करें क्या भाई, शुगर तो लेवल तो पेशाब में बढ़ा हुआ है, खून में बढ़ा हुआ है। अब जनाब जब रैंडम फास्टिंग से बात आगे निकल गई, अब जनाब यूरिन की स्टिप से चेक किया तो वो भी काम खराब हो गया। अब जनाब आप ऐसे करें, अपना हीमोग्लोबिन की शुगर चेक करें, वो HbA1c का टेस्ट आ गया, जो आज से कुछ साल पहले नहीं होता हुआ करता था। अब भाई सारे टेस्ट करवा लें, टेस्ट तो इलाज नहीं है ना, इलाज करवाएं, इलाज कहां से करवाएं। अब देखें जी, मेडिकली आज तक जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है, दो ही किस्म की शुगर को हाईलाइट किया जाता है। नंबर एक डायबिटीज इंसिपेडिस, और नंबर 2 डायबिटीज मेलाइटस। इंसिपेडिस क्या है? पैदाइशी तौर पर जो बच्चे हैं पेशाब ज्यादा करते हैं, बेड पर पेशाब करते हैं, उनका पेशाब निकल जाता है, थोड़े से बड़े हुए 5-7 साल के, 10 साल के, 12 साल के, अब वो उनकी यही शिकायत है, ना तो फास्टिंग में शुगर आ रही, ना रैंडम में शुगर आ रही, ना यूरिन में शुगर आ रही, पेशाब ज्यादा आ रहा है, बच्चा जो है वो जनाब सूखता चला जाता है, हड्डियों की का ढांचा बना हुआ है। वो क्या है? किसी तरीका इलाज में कोई इलाज नहीं, डिक्लेयर तो उसको कर लिया डायबिटीज इंसिपेडिस, इलाज क्या है? कोई इलाज नहीं है, ना तो वो स्टेप पर आता है, ना उसका कोई लेबॉरेटरी टेस्ट है, उसकी अलामात हैं। तो पूरी दुनिया में सिम्प्टोमेटिकल ट्रीटमेंट सिर्फ एक ही है जिसका नाम होम्योपैथिक तरीका इलाज। लिहाजा डायबिटीज इंसिपेडिस का इलाज अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल शफा याबी वाला वो होम्योपैथिक तरीका इलाज में है, क्योंकि ये एक अलामाती बीमारी है। तो जब अलामाती बीमारी होगी तो उसका इलाज भी अलामाती होगा, तो सिम्प्टोमेटिकल ट्रीटमेंट जो है वो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है। तो उसके बाद चलते हैं हम डायबिटीज मेलाइटिस पर। डायबिटीज मेलाइटिस के अंदर फिर सारे लेबॉरेटरी टेस्ट आते हैं, पॉजिटिव आते हैं। अब जनाब इसको क्या करना चाहिए, उनमें अब उन्होंने जनाब अब नई जो रिसर्च आई, ये जो टाइप 1 है और ये टाइप 2 है, नई जो रिसर्च आई है, नई रिसर्च के तहत जो है वो डायबिटीज के 2 टाइप बता दी गए, टाइप 1, टाइप 2। जैसे मैंने पहले बताया कि डायबिटीज की पहले जो पुरानी टाइप्स हैं वो इंसिपेडिस है और डायबिटीज मेलाइटिस है। इंसिपेडिस डायबिटीज जो है वो दरअसल एक हार्मोन है जो गुर्दों के ऊपर लगा होता है, उसके अंदर जो ग्लैंड है गुर्दों के ऊपर, एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं, उनके अंदर से हार्मोन खारिज होता है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब जब वो उसके अंदर कमी बेशी होती है तो पेशाब बंद होता है या ज्यादा पेशाब आता है, तो वो जब काम ज्यादा करता है, पेशाब ज्यादा आता है, तो डायबिटीज इंसिपेडिस है। तो लिहाजा ADH को कंट्रोल करने के लिए जब हम अलामाती तरीका इलाज को अपनाएंगे तो वो पेशाब जो है वो नॉर्मल आना शुरू हो जाएगा, और ये डायबिटीज इंसिपेडिस का अल्हम्दुलिल्लाह शफा याबी वाला मुकम्मल इलाज है। उसके बाद फिर जो है वो डायबिटीज मेलाइटिस आ गई, जो कि इंसुलिन की वजह से आगे लेबॉरेटरी टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आते हैं। तो लिहाजा उसमें टाइप 1 और टाइप 2 है। टाइप 1 में क्या होता है, लो जी, पेंक्रियाज जो है वो इंसुलिन हमें दे नहीं रहा है, बना नहीं रहा है, बना नहीं रहा है या बन रही है तो आगे दे नहीं रहा है, कुछ ना कुछ तो मामला गड़बड़ हुआ है। तो लिहाजा जब बना नहीं रहा है तो ये पेंक्रियाज का पर्सनल फंक्शन है कि इंसुलिन आइसोलेट्स ऑफ लॉन्गर हैंड्स के अंदर इंसुलिन बनती है, तो जब बना रही ना तो ये टाइप 1 है। हाँ, टाइप 1 को तो इलाज है ही नहीं, क्योंकि पेंक्रियाज इंसुलिन बनाएगा नहीं, तो नहीं इसका कोई इलाज नहीं है। आप टाइप 1 वाले जितने मरीज हैं वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो जाए, और जो टाइप 2 वाले हैं वो हमसे पूरी जिंदगी दवाइयाँ खाएं, और जनाब फिर वो दवाइयाँ खा कर हमें करोड़पति बना के फिर वो फौत हों, जल्दी नहीं फौत हों, ये टाइप 1 वाले जल्दी फौत हो जाए। तो भाई हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथिक तरीका इलाज है। ये मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक के साथ, जिस डॉक्टर हानीमन रहमतुल्लाह अलैह ने इसको इतनी जिद्दोजहद के साथ अपनी पर्सनल, अपनी जिस्मानी, रूहानी तमाम कुर्बानियाँ देकर इसको पूरी दुनिया के अंदर, जेलों के अंदर कैद रहकर दुनिया को मुतारफ करवाया है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी ये दावा है कि जो बीमारियाँ पैदा हो चुकी हैं और जो आइंदा क़यामत तक होने वाली हैं, आज भी होम्योपैथिक तरीका इलाज के अंदर उसका इलाज अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल शिफा याबी वाला मौजूद है। तो लिहाजा टाइप 1 वाले जो है वो भी होम्योपैथिक मेडिसिन खाएंगे,
अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथिक मेडिसिन जो है, होम्योपैथिक रेमेडीज जो है वो पेंक्रियाज के नाम से, पेंक्रियाज को काम करवाने पर लगाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट के अंदर सुन लें 4 ऐसी अद्वियात हैं जो पेंक्रियाटिक फंक्शन को दुरुस्त करती हैं। पेंक्रियाज मुकम्मल डेड हो चुका है, ये आम ज़ुबान में इसको फालज हो गया है, ये काम नहीं कर रहा है, तो फिर हम उसमें आयरस वर्सिकुलर, काली म्योर, फास्फोरस और इसी पेंक्रियाटिक जूस से बनी हुई होम्योपैथिक रेमेडी पेंक्रियाटिनम 4 दवाइयाँ 200 में देनी है और बार बार खिलाएंगे तो पेंक्रियाज के आइसलेट्स ऑफ लॉन्गरहैंस काम करना शुरू कर देंगे और इंसुलिन पैदा होनी शुरू हो जाएगी। जब ये पैदा करके खून के अंदर शामिल करेगा तो अब खून का काम वहां पहुंचाना है। अब डायबिटीज टाइप 2 आ गई कि खून में पैदा तो हो रही, पेंक्रियाज में खून में आ तो रही है। आगे जितने खलियात हैं वो अब ढूंढ रहे हैं कि हमें कहीं से शुगर मिले, हमें ग्लूकोज की सूरत में जो है वो शुगर मिले, हम काम करना चाहते हैं। खून के अंदर शुगर लेवल पूरा है लेकिन वो आगे उसके अंदर कोई ऐसा अमल नहीं है कि वो हर खलिए तक प्रॉपर तरीके से पहुंच सके। तो उसको प्रॉपर तरीके से पहुंचाने के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सजीजियम जम्बुलिनम है, इसके बाद ये जो है वो नेट्रम सल्फ है, उसके बाद जो है यूरेनियम नेटिकम है, उसके बाद जो है वो अर्सेनिकम ब्रोमेटम है, हेलीबोरस है। कितनी मेडिसिन है अकॉर्डिंग टू सिम्टम, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ द पेशेंट। जब एक मुआलिज एक पूरी हिस्ट्री जो है वो लेता है तो वो ये इसकी पैथोलॉजी है। और इसके बाद साथ साथ में जो है डायबिटीज इंसिपेडस का ज्यादा पेशाब आना शुरू हो गया है। अब ज्यादा पेशाब आना शुरू होने के लिए हमारे पास कास्टिकम है, कालीफास है, जलसीमी है, जलसिंग है, एसल्फास है, अल्फल्फा है, कितनी ही ऐसी जितने मेट के नाम से मेडिसिन है, जितनी फास्ट के नाम से मेडिसिन होम्योपैथिक के अंदर रेमेडी आ रही है, वो सारी की सारी डायबिटीज इंसिपेडस पर काम करती है। और इसी तरह डायबिटीज मेलाइटिस पर जो है वो मैंने गिनी, सजीजियम है, यूरेटियम नाइटिकम है, और जो पेंक्रियाटिनम है, फास्फोरस है, नेट्रम सल्फ है, अल्फल्फा है, जेंसिंग है, ये सारी जो है वो डायबिटीज मेलाइटिस पर काम करने वाली अद्वियात हैं। पैदा करना, आगे सेल के अंदर उसको पेनिट्रेट करवाना और उसको सेल के जरिए काम करवाना, ये है होम्योपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट। इससे अगली बात जो शायद कुछ ऐसे बेचारे होम्योपैथिक भी हैं वो इलाज मुआलजे का काम तो कर रहे हैं लेकिन इस चीज़ का उन्हें शायद इल्म ना हो, जो कि सबसे पहले फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा दी जाती है कि इसका पूरा कंसर्न जो है होम्योपैथिक का पूरा कंट्रोल जो है वो वाइटल फोर्स के पास है। वाइटल फोर्स क्या है? जो पूरे जिस्म इंसानी को होल्ड कर रही होती है। लिहाजा हमारी जितनी भी रेमेडीज हैं, हम पेंक्रियास को एक्टिव करने के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए, हम पूरे सेल तक शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए, इंसुलिन को सही तौर पर सही जगह पर पहुंचाने के लिए जो रेमेडी देते हैं, मदर टिंक्चर है, 3x है, 6x है, 12x है, 30, 200, 1m, cm, 10m, 50m, mm, जो भी है वो सबसे पहले वाइटल फोर्स को अप्रोच करती है। वाइटल फोर्स को बेहतर पता है कि जिस जगह पर कोई खराबी है तो वो वाइटल फोर्स को पता है कि इंसुलिन बन नहीं रही, इंसुलिन आ नहीं रही, इंसुलिन प्रॉपर जगह पर जा नहीं रही या बहुत ज्यादा हो गई है, तो लिहाजा उसका कंट्रोलिंग सिस्टम सारा वाइटल फोर्स के तहत है। हम रेमेडी जो है वो इंतहाई गैर मुरई हालत के अंदर गैर मुरई वाइटल फोर्स को हम अप्रोच करेंगे, वो पूरे जिस्म को कंट्रोल करेगी। जब जिसकी भी वाइटल फोर्स जो है वो एक्टिव है, कभी भी उसको कोई बीमारी उसके करीब नहीं आ सकती। यही वजह है कि हम बाजारों में जाते हैं, फिरते हैं, काम काज करते हैं, हमने कभी बाबा जी ब्लड प्रेशर को नहीं देखा, ब्लड प्रेशर का मरीज देखा है। हमने कभी अम्मा जी शुगर को नहीं देखा, हम शुगर के मरीज देखते हैं। हम कभी जनाब मोहतरम भाई टाइफाइड साहब को नहीं देखा है, टाइफाइड का मरीज देखते हैं। इसी तरह जनाब कैंसर था, खौफजदा हो गए लोग, हेपेटाइटिस आ गया जनाब, डेंगू आ गया, कोरोना आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन बाजार में तो कोई चीज नहीं फिर रही ना, उसके मरीज फिर रहे हैं। तो हमने मरीजों को जो है वो शफा की राह पर गामजन करने के लिए होम्योपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट को अपनाना होगा और होम्योपैथिक रेमेडीज को खाना होगा जिसका कोई आफ्टर इफेक्ट नहीं, कोई बैड इफेक्ट नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बाकायदा तौर पर वाइटल फोर्स को अप्रोच करती है हर होम्योपैथिक रेमेडी। और इससे अगली बात भी सोच लें, समझ लें कि अगर कोई होम्योपैथिक मुआलज सही तौर पर हिस्ट्री नहीं ले सका या उसको मेडिसिन जो है होम्योपैथिक रेमेडी उस मरीज की सही उसके जेहन में नहीं आई तो उसने कोई उसको और रेमेडी दे दी है,
तो वाइटल फोर्स जो है हमारा स्टेबलाइजर है जिसमें इंसानी का, कि जब लाइट ज्यादा आएगी स्टेबलाइजर उसको कंट्रोल कर, जब कम आएगी अपने पास से उसको स्टेबलाइज करेगा। लिहाजा वाइटल फोर्स अगर कोई ऐसी रेमेडी है जिसके मुतलका कोई अलामत जिस्म में नहीं है तो उसको अपने पास स्टोर कर लेगा, और कभी जिंदगी में ऐसा मौका मिले कि उसकी अलामत पैदा हो गई है तो फौरन उसको बगैर किसी ट्रीटमेंट के वो बीमारी खत्म हो जाएगी, वो अलामत खत्म हो जाएगी। तो लिहाजा ये हमारा प्रोटोकॉल है आज का शुगर का। इंटरनेशनल लेवल को हमने अल्हम्दुलिल्लाह अप्रोच किया है, मद्देनजर रखा है उसकी जो इस वक्त करंट कंडीशन है, उसकी अलामात कितनी है। जो मरीज़ बेचारे शुगर के बार बार पाकिस्तान में आज से 20-25 साल पहले चले जाएं कहीं शुगर नहीं मिलती थी, तो इस वक्त कम से कम मेरे एक नाकस इल्म के मुताबिक 1 करोड़ से जायद पाकिस्तानियों को शुगर है, 1 करोड़ से जायद। और ये इस बात को कहते हुए अल्लाह की कसम मेरा दिल खून के आंसू रोता है। शुगर बहुत बड़ी बीमारी, जानलेवा बीमारी है, एक से दूसरे को लग जाती। मैंने अपनी बरादरी के अंदर अपनी जिंदगी के अंदर देखी, कई मियाँ बीवी को छोड़ गया, बीवी मियाँ को छोड़, तेन तो शुगर हो गई, मैनू भी करनी है तुम, चलो जी तलाकें हो गई, घर बर्बाद कर दिए। क्या शुगर बहुत बीमारी है। आज क्या हो रहा है, नहीं जी शुगर तो कोई बीमारी ही नहीं हैगी जी, ए तो कोई जी कोई मेटाबॉलिक कोई मामला है, ए तो कोई ग़िज़ाई बीमारी है जी, आप अपना ग़िज़ाई चार्ट ठीक करें और जनाब आप जो है अब ठीक हो जाएंगे। पहले बीमारी थी, अब बीमारी नहीं है, अब ये ग़िज़ाई बीमारी बन गई है। बीमारी भी नहीं है, ग़िज़ाई बीमारी है, इफेक्ट भी नहीं है, दवाइयाँ भी बिक रही हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन मरीज भी कब्रों को जा रहे हैं। क्या हुआ जी, शुगर बस कंट्रोल नहीं हुई, बस डेथ हो गई इसकी। शुगर दिल में चढ़ गई, हार्ट अटैक हो गया। शुगर दिमाग में चढ़ गई, बंदा पैरालाइज हो गया। शुगर जनाब इंसुलिन खाते खाते पीते पीते लगाते लगाते करते करते क्या हो गया, इतनी कम हो गई, उत्थे मरिया पिया सी, मरिया पिया एंबुलेंस वाले चुके, घर दे पता ही कोई नहीं शुगर कम। अब आपने क्या करना है, शुगर ना तो कोई बीमारी है, शुगर ना तो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के मुताबिक, ना तो ये कोई जो है ऐसी कोई चीज़ खतरनाक चीज़ है, बस दवाइयाँ खाते जाएं, चलते चले जाएं, खुराक का परहेज करते जाएं, ये करते जाएं, वो करते जाएं। अब हुआ क्या है, इस पर जो है आपने एक बंदा अपने पास रखना होगा, आपका मोबाइल नंबर उसके पास हो, और जनाब आपने अकेले कहीं नहीं जाना होगा, आपने किसी अपने फौतशुदा पर नहीं जाना होगा, आपने किसी खुशी में शामिल नहीं हो। खुशी से भी शुगर बढ़ जाती है ना, गमी से भी बढ़ जाती है ना, मसला तो ये है। तो ये की मुसीबत है यार, ना खुशी रास हो, ना गमी रास हो, ना मीठा रास हो, ना नमकीन रास हो। अब क्या करनी, अब इतनी देर से इंसुलिन लगा रहे हैं, यूनिट बढ़ा दे, यूनिट बढ़ा दी, ओहो गुर्दे फेल हो गए। अब जब से गुर्दे फेल हुए, कितने मरीज मेरे पास बेचारे आए, शुगर थी डॉक्टर साहब, गुर्दे जो फेल हो गए ना, क्रिएटिनिन ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ यूरिया ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ डायलिसिस हो रहे ਤੇ EGFR ਘਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਦੀ शुगर ਲੱਭਦੀ ਕੋਈ नहीं, कितने उन्होंने कहा बंद कर दो जी इंसुलिन, हम गुर्दे जो फेल हो गए तो इंसुलिन खत्म हो गई। तो अब एक शुगर का चीनी का पैकेट या टॉफियों का डब्बा आपने अपने पास रखना है, क्योंकि ये किसी वक्त भी इतनी कम हो सकती है कि आपकी मौत वाक़ई हो सकती है। लिहाजा शुगर का मरीज तो बेचारा ना हुआ, इसने तो किसी बहुत बड़े दुश्मन से पंगा ले लिया है, जिसके लिए इसको सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत है, और इसको जनाब गोलियों की सूरत में असला रखने की भी ज़रूरत है, और इसको जनाब चीनी की सूरत में एक जो है वो बुलेट प्रूफ गाड़ी रखने की भी ज़रूरत है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और मोहतरम भाईजान सुन लो, ये एक पूरा सिस्टम है, ये इसकी अनाटमी है, ये इसकी आगे फिजियोलॉजी सारे फंक्शन बताए हैं, उसका प्रोटोकॉल मैंने दे दिया है। और होम्योपैथिक में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इंसुलिन तक कम करने की अद्वियात रेमेडीज मौजूद हैं। लेकिन एक बात जो आखिर में मैं इंतहाई दुखी दिल के साथ कहना चाहता हूं, वो ये है कि जिधर इलाज नहीं है, 20 साल से इलाज करवा रहा हूं, 35 साल से इलाज करवा रहा हूं, 50 साल से इलाज करवा रहा हूं, और जिधर इलाज है, इलाज करवाने से पहले पूछे गारंटी हैगी तो को ये ठीक हो जाएगा हम शुगर जनाब मेरा, ओ भाई अभी तो आपने इलाज ही नहीं करवाया तो ठीक कैसे होगा। जब हमें उधर 20 साल दिए ना, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने अल्लाह पर यकीन कामल करके ये दावा करता हूं कि अगर किसी को 20 साल से शुगर है, हमें सिर्फ 20 महीने देने होंगे। जिंदगी कितनी है, इंशाल्लाह दोबारा शुगर नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।